क्रूड अपने आप में बहुत बड़ी खबर है मैम। क्रूड में हमने देखा है कि आज 119.50 $120 तक के जो लेवल्स हैं वो ऑन द हायर साइड देखने को मिले हैं। तो क्रूड का इम्पैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड अगर रिकवर होता है तो बाजार में हम देखते हैं कि कुछ साई ऑफ रिलीफ देखने को मिलता है या फिर थोड़ी राहत देखने को मिलती है। तो पहले क्रूड का ही असर समझ लेते हैं। आज तेल गैस इंडेक्स में आप देखें ना मैम, तो 3% से ज़्यादा की हमने गिरावट बनती हुई देखी है। जैसे मैंने आपको कहा, $119-120 तक के जो लेवल्स हैं वो हमने क्रूड में बनते हुए देखे हैं। कहाँ हम जंग से पहले यानी कि 28 फरवरी की बात करें, जिस दिन जंग हुई थी, शुरू हुई थी, उससे पहले हम कहाँ $60-65 के आसपास की बात करें थे और कहाँ $120 के आसपास का हाई आज हमने बनता हुआ देख लिया। तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं क्रूड के प्राइजेस विद इन अ मैटर ऑफ डेज। मतलब आप ये देख लीजिए 10 दिन मोटा मोटी। तो इसका जो इम्पैक्ट है हम कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बनता हुआ देख रहे हैं। प्रिडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे तो एयरलाइन स्टॉक सबसे पहले जहन में आती हैं। तो इंडिगो का स्टॉक आप देखें, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, आज हमने 4035 तक या 8.5% तक का फॉल इस स्टॉक में बनता हुआ देखा है। नो डाउट लो लेवल से रिकवरी भी आई। एक कमेंट आया है G7 देशों का कि उनके जो इमरजेंसी रिजर्व्स हैं उनको वो टच करेंगे और उसमें से जो क्रूड है उसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उससे काफ़ी हद तक हमने क्रूड में एक रिस्पाइट ज़रूर बनता हुआ देखा। ब्रेंट नीचे से रिकवर भी, ऊपर से थोड़ा सा हल्का भी हुआ है, लेकिन अभी भी देखें तो इन स्टॉक्स पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले इंडिगो से अगर स्टार्ट कर लें, तो इंडिगो पर आप क्या राय देंगे? आप 4000 के आसपास सही लेवल है? मुझे याद है मैंने 4100 4000 के भाव की कम से कम बात की थी और एक हम्म। स्ट्रेस्ड लेवल 3700 का आ जाएगा, और हम ये तब बात कर रहे थे जब ये 4500 या उससे भी ऊपर, जब ये इससे पहले था विदाउट डिक्लाइन तब था। तो हम्म। यहाँ पर आप आज 50% इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, एंड रिमेन 50% शुड कम इन दिस स्टॉक एज क्लोज टू 3700 एंड इट्स पॉसिबल। मतलब अगर वापस से क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, और वैसे भी कोई अपना इमरजेंसी रिजर्व अगर कोई टच कर रहा है, ये शायद मेरे ख्याल से बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि हम्म। रिजर्व्स को, जो जो इमरजेंसी रिजर्व्स हैं क्रूड के, उनकी सप्लाई को ओपन करना, ये एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये इंट्राडे में जो एक थोड़ा सा रिलीफ आप देख रहे हैं, ये सस्टेनेबल रिलीफ नहीं है। तो आप उसको उस नजर से भी देखिए कि हर चीज के दो साइड होते हैं। आप अगर दोनों साइड को देखेंगे तो आप प्लानिंग बेटर कर पाएंगे। सो हैविंग सेड दिस, 4220 के आसपास में अभी इंडिगो है। इंडिगो एविएशन अभी 3700 पर भी आ सकता है, बट डोंट वेट फॉर 3700 एब्सोल्युटली। आधा आज खरीदो, 3700 के आसपास खरीद लीजिए। आइडिया इज कि आपकी बाइंग 3900 के आसपास का एवरेज प्राइस होना चाहिए। अब क्योंकि ठीक है। थोड़ा सा रिलीफ है, दूसरा साथ अगर आप इसको 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के पास देखेंगे तो बहुत 4000 के आसपास आ गया वहां पर मूविंग एवरेज उसका। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखें, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा पुराने सपोर्ट के आसपास है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी लाइक 30% कि 3700 आएगा। तो उसके लिए तैयारी रखो, बट बिल्कुल ही छोड़ के मत बैठ जाइए। ये एक अच्छा ही भाव है इंडिगो जैसे स्टॉक के लिए। एंड ठीक जब है। क्रूड की बात चली रही है संदीप जी, तो विशाल जी भी, विवेक जी भी थे और आप भी थे, तो मुझसे दो कमोडिटीज के ऊपर, सिल्वर भी पूछा था वैसे, गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन हम्म। नेचुरल गैस एंड क्रूड के बारे में मेरी राय ली गई थी। एंड आई एम हैप्पी कि जो जिस तरह का व्यू मैंने आप लोगों को मतलब उस समय दिया था, कि अगर नेचुरल गैस उस समय 270 के आसपास था, कि अगर फ्लैट खुल जाए, आपको फ्लैट बाइंग का मौका मिले तो खरीदिएगा, क्योंकि 300 से 320 के आसपास के भाव आपको इसी मंथ में मिल जाएंगे। और इस सीरीज में प्लान मत करो, अगली सीरीज का प्लान कीजिए। मार्च का चार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, 270 से लगभग 320 नेचुरल गैस मार्च सीरीज में जा चुका है। एंड सो विद क्रूड, क्रूड वाज नियरली 6400 600 के आसपास था। और क्रूड ने इन 4-5 दिनों के अंदर में, क्योंकि मैंने क्लियरली ये बोला था कि ये चीज, ये झगड़ा उस जगह पर हो रहा है जहां से वर्ल्ड की सबसे बड़ी सप्लाई होती है। जो ओरिजिन ऑफ दिस क्रूड है, उस इंपॉर्टेंस को समझिए। और वहां से अगर आप देखेंगे, एज क्लोज टू राउंड फिगर ले रही हूँ, 6500 के आसपास क्रूड था, वैसे 6200 था, बट 6500 के आसपास क्रूड था डे एंड होते होते। एंड 10,500 हाई बना है आज। तो देखिए, सिर्फ एनालिसिस को सुन के उसको काम में नहीं लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको, आप उसको देखो कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। एंड हमने तो अपने मेंबर्स को नेचुरल गैस में भी लॉन्ग पोजीशन दिए थे, क्रूड में भी लॉन्ग पोजीशन दिए थे। एंड थैंक गॉड दैट दे मेड इट, दे नेल्ड इट एक्चुअली। अरे वाह, क्या बात है। तो आपके जो मेंबर्स हैं उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है बाज़ार में। अच्छा, पैसा बनाने की जहाँ तक बात है ना, तो पैसा रिलायंस में भी बना होगा। मुझे याद है आपसे मेरी बातचीत हुई थी, आई थिंक 1320-25 के आसपास
तो रिलायंस में हमने 1400 तक के लेवल्स भी बनते हुए देखे हैं पिछले कुछ दिनों में। जी। आज भी आप देखेंगे ना बाजार में जो रिकवरी आ रही है ना, उसमें आरआईएल का ही बड़ा हाथ है। 2.5% तक गिरने के बाद इस स्टॉक में आप देखें अच्छा लो लेवल से सुधार देखने को मिला। अभी आप देखेंगे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, एक बार चार्ट दिखाएंगे, बिल्कुल फ्लैट आपको नजर आएगा। लोअर लेवल्स पे देखेंगे तो 1370 तक का फॉल आज हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखा, और अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट ग्रीन में कारोबार करने की जो कोशिश है वो हो रही है। यानी कि आज की गिरावट में रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ज़्यादा जो प्रेशर है वो आपको बैंकिंग स्टॉक से देखने को मिल रहा है। तो क्या रिलायंस मैम इन लेवल्स के आसपास भी अच्छा लग रहा है, 1400 के आसपास? अगर जितना क्रूड गिर रहा है उतना रिलायंस में भरने का मौका है? जितना क्रूड गिर रहा है, नहीं, वैसे नहीं। क्रूड तो क्रूड बढ़ रहा है, महँगा, सॉरी। मतलब क्रूड, हाँ, मतलब क्रूड तो सस्ता होके थोड़ा-सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आज थोड़ा पूरा न्यूट्रल भी हो जाए, मतलब फ्लैट भी हो जाए हम्म। प्रीवियस डे क्लोजिंग बेस पर, बट ये वापस से चढ़ जाएगा। मैं कुछ और देख पा रही हूँ रिलायंस को लेकर के, एंड दैट जी। इज़ पहली बात तो आपने जो सवाल पूछा है कि क्या रिलायंस में खरीदारी करें? हाँ, और कहाँ तक करें? 1250 तक। तो अभी 1400 के आसपास में है। मैक्सिमम आपको 1250 से नीचे कभी नहीं, मुझे नहीं लगता ये जाएगा। अगर चला जाए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, मैडम आपने फँसा दिया, जो भी आपको बोलना है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि रिलायंस जैसे स्टॉक के लिए 1250 का जो भाव है, ये बहुत ही वैल्यू बाइंग लेवल बनेगा। तो जो लोग पहले से खरीद के आज जो खरीदना चाह रहे हैं, जिन्होंने 1300 के पास 20 में नहीं खरीदा, 1350 पे भी नहीं खरीदा, कोई बात नहीं। आप 1400 के आसपास खरीदिए। अगर आप मैं 2 इसके रैशनल दे दूँगी आपको व्हाई, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो, और मैक्सिमम आप इसको 1250 तक ही खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन यहाँ पर 1100 का करना चाहिए। नाउ टारगेट की जो बात करेंगे तो मेरी नज़र में 1600 के आसपास, 1650 एक्चुअली, एंड 1800 के टारगेट है, जो इस साल दिसंबर 2024 या मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर तक आ जाने चाहिए, हाफ जून 2027 तक। नाउ इसके पीछे के रैशनल्स क्या है? सबसे पहली बात तो कि अगर आप एक रिलायंस जैसे स्टॉक में, जो इंडिया का मतलब एक बहुत बड़ा रिफाइनरी है, तो आप उसमें इसकी मोनोपोलिक कंडीशन इस तरह से समझ सकते हैं कि जब क्रूड सस्ता हुआ था, तो संदीप जी आप ही व्यूअर से पूछिएगा कि जब पिछले क्वार्टर्स में, पिछले 2-3 क्वार्टर्स में जब क्रूड हमें सस्ता मिल रहा था, तो क्या पेट्रोल और डीजल के या फिर सिलेंडर या किसी भी तरह की गैस के दाम सस्ते हुए थे? नहीं हुए थे। मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। दूसरा ये कि जब अब ये महँगे हो गए हैं तो प्राइस बढ़ ज़रूर गए हैं, और जो सप्लाई साइड है वो डिसरप्शन की वजह से सप्लाई भी लिमिटेड हो गई है। तो प्राइस पास ऑन करने का, यानी इन्फ्लेशन प्रॉफिट को, बट यस दैट हैपेंड। सो हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जब आपका सस्ता हुआ तो वो आपके पॉकेट, आप उसको प्रॉफिट में आप उसको रख पाए, लेकिन जब इंक्रीज हो गया तो आप उसको पास ऑन कर सकेंगे, क्योंकि अडानी ने बढ़ा दिए हैं सिलेंडर गैस जो प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उनके दाम बढ़ गए हैं। तो क्या, मुझे नहीं लगता कि रिलायंस पीछे रहेगा। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो इनकी बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा हद तक डेंट नहीं कर पाएगा। दैट इज द व्यू। ये हो गया इनकी रणनीति काम को लेकर के कैसी है, अबाउट दैट। नाउ फ्यूचर में अगर आप एक रिलायंस के इन्वेस्टर बनते हैं, सो इतना बज़ ऑलरेडी है कि जितनी भी कंपनीज जो इसमें ऑलरेडी इसके पार्ट है, अगर ये बिज़नेस अलग-अलग जाकर के, जियो अगर अलग लिस्ट होगा या दूसरे अगर सेगमेंट्स इनके अलग जाकर के डीमर्ज होके लिस्ट होंगे निकल करके इसमें से, तो वैल्यू अनलॉकिंग एज़ एन इन्वेस्टर ही आपको मिल पाएगी। एंड अगर आपको ये चाहिए, सो दिस इज़ द गुड प्राइस टू एंटर, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि 1250 से 1400 की ये रेंज बहुत महँगी है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। ओके, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छा लेवल है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तीसरा तबका जो है ना मैम, इंडिगो और आरआईएल के अलावा, वो सबसे कमज़ोर तबका है, वो है ओएमसीज का। कमज़ोर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनमें गिरावट आज सबसे ज़्यादा देखने को मिली। चले भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लोगों को पैसा नहीं कमा के दिया, रिटर्न नहीं कमा के दिए हैं। तो कच्चे तेल में उछाल से जो ओएमसीज के शेयर हैं वो आज 8.5% तक टूटे हैं। चाहे आप आईओसी की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें, इसमें एचपीसीएल ज़्यादा लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें हुआ क्या ना, एक तो कच्चा तेल तो उछला ही है, इसमें एक यूबीएस का डाउनग्रेड आ गया है। आईओसी बीपीसीएल की जो रेटिंग है उसे घटाकर न्यूट्रल कर दिया गया, और एचपीसीएल की रेटिंग तो सीधा सेल कर दी गई है। और एचपीसीएल ही सबसे ज़्यादा वनरेबल है। जब गिरता है सबसे ज़्यादा यही गिरता है, और जब चढ़ता भी है ना तो सबसे ज़्यादा यही चढ़ता है। क्योंकि अगर आप रिफाइनिंग प्ले को देखें ना, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, तो एचपीसीएल डाइवर्सिफाइड नहीं है आईओसी बीपीसीएल के कंपैरिजन में। तो अगर अच्छी खबर आती है तो ज़्यादा चलता भी यही है, और अब जब कच्चे तेल या फिर रिफाइनिंग को लेकर अगर खराब खबर आती है तो ज़्यादा गिरावट इसी में आती है। और इसलिए आप देखिए डाउनग्रेड जब आया ना तो एचपीसीएल की रेटिंग सेल आ गई। इनके टारगेट प्राइस भी कट किए गए। जरा एक बार वो टारगेट प्राइस वाला भी आप दिखा दीजिए पूरा, किस तरह से टारगेट प्राइस यूबीएस ने कट किए हैं इन सबके।
190 वाला 175 आईओसी का हो गया, 425 वाला बीपीसीएल का 365 हो गया, और एचपीसीएल देखिए, अब इस पूरे चार्ट में देखिए 15 रुपये टारगेट कट हुआ आईओसी का, 190 वाला 175 हुआ। वहीं आप बीपीसीएल देखिए तो 25 और 35, 60 रुपये का यहाँ पे डाउनग्रेड आया, लेकिन एचपीसीएल में देखिए 200 रुपये, 540 रुपये से सीधा 340 रुपये हो गया और सेल की रेटिंग आई है। तो आप समझिए एचपीसीएल की स्थिति कितनी नाजुक है इन तीनों ही अगर आप ओएमसीज में से बात करें तो मैम पहले तो आपकी ओएमसीज पर राय दीजिए, और एचपीसीएल क्या इनमें से सबसे कमजोर कड़ी है? एचपीसीएल में ही आपको एक वैल्यू बाइंग भी मिलेगी, वो ऑलरेडी टूट गया है और इन्होंने जो इसकी प्रोजेक्शन दी है 17 एचपीसीएल 340 380 के आसपास ये ऑलरेडी है, एंड आई वेरी मच अग्री विद इट। इनफैक्ट 340 नहीं संदीप जी, इट इज लाइकली 322 315। तो अंडररेट किया तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ा-सा और कर देते तो शायद मैं भी इसमें हाँ कर देती। तो गिरते-गिरते ये स्टॉक आपको 315-320 मिलेगा, एंड येस इट इज़ लाइकली कि इस भाव को टच करे। समय की सीमा भी अगर आपको निर्धारित करनी है कि कितने समय में ये हो सकता है, सो इट इज़ वेरी लाइकली कि अगले 3-4 हफ्ते में ये हो जाए। एंड बट यू आर सो आई मीन यू आर सो लकी कि इस अगर आप कैश में हैं इस स्टॉक में, तो ये ऑप्शंस में भी है। सो टू अनकैश दिस मूवमेंट यू कैन ईज़िली विदाउट सेलिंग इट ऑफ, आप अपनी पोजीशन को पूरा बेच के निकल जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो कैटेगरी में स्टॉक आता है। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट ऑफ कंप्लीटली, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को अपने पुट से थोड़ा बहुत हेज करने की कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपके पास में इसके एक लॉट साइज अगर क्वांटिटी है तो, बाकी इससे कम ही है तो फिर इसका मतलब आप उतने ज्यादा ओवरवेट है नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन सिंपल समझ लीजिए अभी 380 के पास में, मुझे लगता है कि 320-15 आना है। अब आपने जो ऑलरेडी एक बात बोल दी है कि देखिए हमेशा इसको ना एक ऐसे समझ लीजिए कि आप कितना एक आपकी जो रेवेन्यू की जो स्ट्रीम है आपकी, या पैसा जब आप कमाते हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड है या पर्टिकुलर एक ही स्ट्रीम से आ रहा है। तो वो चीज आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है कि इसका बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है लाइक अदर्स। तो इसीलिए इसके ऊपर असर जो है गहरा होता है, और कुछ भी अगर पॉजिटिव बात आ जाए तो उसमें ये चढ़ता भी अच्छा है। तो यस, इसके ऊपर ये नेगेटिव न्यूज़ इसके लिए डाउनग्रेडिंग जो की गई है, आई एग्री विद द डायरेक्शन, लेकिन और गिरेगा। इन्होंने 340 बोला, मुझे 320-15 तक भी दिखता है। 315-20 मतलब अपॉर्चुनिटी अगर बनेगी तो इसी में बनेगी, लेकिन 315-20 के आसपास। एग्जैक्टली। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो ये हो गया क्रूड का पूरा इम्पैक्ट, क्योंकि क्रूड में आज हमने देखा जुलाई 2022 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा ये। हमने $120 के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे। तो इंडिगो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिफाइनिंग प्ले या फिर ओएमसीज पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है।